नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सेल्फ स्टडी में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे इंडियन पॉलिटी में भाग 3। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया है, जिसका टॉपिक था सिटीजनशिप मतलब नागरिकता। आज हम बात करेंगे जस्ट उसके आगे भाग 4, जिसमें आता है हमारा मेन फंडामेंटल राइट्स मतलब मूल अधिकार। तो इंडियन पॉलिटी हमने भाग 1 नहीं पढ़ा है, भाग 2 जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं, जिसमें है नागरिकता 5 से 11। आज बारी है हमारे भाग 3 की, जिसका वो है मूल अधिकार, जो कि आते हैं 12 से लेके 35 आर्टिकल तक। ठीक, तो इंडियन पॉलिटी में हम भाग 1 को डिस्कस अभी तक नहीं किए हैं, अब इसको एकदम से लास्ट में डिस्कस करेंगे। भाग 2 जो कि नागरिकता हमने 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक हमने डिस्कस कर दिया है, उसकी आप वीडियो देख सकते हैं। भाग 3 आज हम स्टार्ट करेंगे मूल अधिकार, जो कि 12 से लेकर 35 आर्टिकल तक है। ठीक, तो फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार कितने हैं? मूल अधिकारों में भी आज हम बात करेंगे। पहला जो अधिकार है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार हमारे संविधान में 6 तरह के अधिकार हैं। ठीक है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे पहला अधिकार जो है समानता का अधिकार। ठीक है, तो समानता का अधिकार बेसिकली आता है फ्रॉम आर्टिकल नंबर 14 से लेके 18 के बीच में। ठीक, लेकिन हम बात कहाँ से करेंगे? मूल अधिकार है, फिर फंडामेंटल राइट्स जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो कितने आर्टिकल से शुरू होता है? तो 12 से लेके 35 तक। ठीक है, उस अनुच्छेदों को हम स्टार्ट करने से पहले उसके पहले हम बता देते हैं मूल अधिकार क्या होते हैं। तो मूल अधिकार फंडामेंटल राइट, FR हम लिख देंगे। फंडामेंटल राइट वो अधिकार होते हैं जो किसी गवर्नमेंट के द्वारा या फिर किसी पब्लिक के द्वारा आपसे छीने नहीं जा सकते। ठीक है, ना कि गवर्नमेंट या फिर पब्लिक ये दोनों में से छीन नहीं सकती आपको, वो अधिकार है। फंडामेंटल राइट्स या फिर मूल अधिकार किसको दिए जाते हैं? ये किसी व्यक्ति को दिए जाते हैं, पर्सन को। ठीक है, किसको? व्यक्ति को। तो ऐसे अधिकार तो किसी व्यक्ति को दिए जाते हैं, ठीक है, जिसको कौन नहीं छीन सकता? गवर्नमेंट नहीं छीन सकती और कोई पब्लिक नहीं छीन सकती आपसे। तो ऐसे अधिकारों को फंडामेंटल कहा जाता है। ठीक है, फंडामेंटल राइट हम कहाँ से लिए हैं? तो फंडामेंटल राइट्स हम अपने संविधान में USA के संविधान से लिए हैं। USA मतलब अमेरिका। इतनी बात क्लियर। अब ये है कि एक शब्द है, आपने नाम सुना होगा फंडामेंटल राइट का, अगर मैग्ना कार्टा। तो संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो फंडामेंटल राइट या फिर मूल अधिकारों को। ठीक, अब मैग्ना कार्टा क्या है? मैग्ना कार्टा फ्रेंच लैंग्वेज है। ठीक है, फ्रेंच लैंग्वेज में मूल अधिकारों को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। फ्रेंच में मूल अधिकार। ठीक, इतनी बात क्लियर। तो संविधान में ये मूल अधिकार क्या है? मूल अधिकार वो अधिकार है जो किसी व्यक्ति विशेष को दिया जाता है, जिसको ना कि सरकार और कोई व्यक्ति आपसे छीन नहीं सकता है। ठीक है, तो इतनी बात है मूल अधिकार की। अब मूल अधिकारों के बाद हम आते हैं अपने आर्टिकल में। ठीक है, देखिए आपको ये क्लियर होना चाहिए। भाग 3 है, आपको भाग 2 भाग 5 से 11 तक क्लियर है, उसकी हम आगे बात कर रहे हैं तो हम यहीं पे लिखे देते हैं। ठीक है, कितनी आज हम आर्टिकलों की बात करेंगे?
आर्टिकल नंबर 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 इतने आर्टिकल को आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसमें 12, 13 अभी डिस्कस कर रहे हैं और 14, 15, 16, 17, 18 आगे डिस्कस करेंगे। तो अब हम पहला आर्टिकल उठाते हैं यहाँ से। तो आर्टिकल 12 से बात करेंगे हम यहाँ पे, 12, 13, 14, 15, 16 और 17, 18, ठीक है। उसके पहले मैं एक चीज और बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे आप लिख दीजिए मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, ठीक, ना कि गवर्नमेंट या फिर पब्लिक कोई भी आपकी छीन नहीं सकती, ठीक है। और एक चीज सुनिए, इसको छीन कौन सकता है, मतलब निलंबित कौन कर सकता है, यहाँ पे सीधे लिख लीजिए राष्ट्रपति, ठीक। पूरी तरह सस्पेंड कौन कर सकता है, मतलब प्रतिबंध कौन लगा सकता है, संसद, ठीक। और है क्या है इसमें, अगर कोई भी मतलब वो करना हो, जैसे कि इसका रक्षक कौन है, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, यहाँ पे साइड पे रखिए आप, ठीक है। फंडामेंटल राइट गवर्नमेंट किसको दिया जाता है, पर्सन, इस आर्ट में सब चीजें, ठीक है, किसी पर्सन को दिया जाता है। गवर्नमेंट इसको छीन नहीं सकती, कोई पब्लिक नहीं छीन सकती। इसको निलंबित करने की शक्ति किसके है, राष्ट्रपति को अंदर, और प्रतिबंध करने की शक्ति संसद, रक्षक SC SC। अब ये हम आगे जाके बताएंगे कैसे करते हैं, ठीक है। निलंबित इनके साथ, जैसे कोई भी अधिकार है, ठीक है, जैसे मान लीजिए इमरजेंसी लग गई भारत में, ठीक है, आपातकाल हो गया, भारत के किसी भी विदेशी देश से युद्ध चल रहा है, ठीक है, मान लीजिए चाइना हो गया या फिर पाकिस्तान हो गया, तो उस टाइम आप अपने मूल अधिकारों की मांग करो कि नहीं हमको यही चाहिए, वहाँ दूसरी चीज पे पड़ी है और आपको मूल अधिकार की पड़ी, तो उस केस में राष्ट्रपति मूल अधिकारों को भी निलंबित कर सकता है। एक दो अधिकार ऐसे हैं कि उनका वो मूल अधिकार आपके नहीं छीने जाएंगे, बाकी आपको छीने जा सकते हैं। प्रतिबंध संसद द्वारा, संसद में नियम कानून बना दिया जाएगा, तब मूल अधिकारों में छेड़छाड़ हो सकते हैं। और अच्छा किसका कौन है, SC और SC, ये 3 पॉइंट बहुत जरूरी है। मतलब आपके मूल अधिकारों के फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, तो आप SC और SC में गुहार लगा सकते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे अच्छे से, तो ये चीजें आप शॉर्ट में याद रखिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 12, ठीक है। आर्टिकल नंबर 12, आर्टिकल नंबर 12 में क्या है, परिभाषा है। किसकी परिभाषा है, स्टेट की, ठीक है। इसमें परिभाषा ये है स्टेट की, स्टेट की ये परिभाषा है इसमें कि स्टेट ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा, स्टेट ऐसा कोई कानून नहीं बनेगा जिससे दूसरे के अधिकार छीने, ठीक है, परिभाषा। अब स्टेट शब्द का मतलब MP, UP, CG ये बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। स्टेट का मतलब होता है कोई एक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्या हो गया, इलेक्ट्रिक बोर्ड हो गया, इलेक्ट्रिक बोर्ड, ठीक है। आपका एयरपोर्ट हो गया, रेलवे हो गया, ये एक स्टेट कहलाएंगे, मतलब स्टेट मतलब राज्य कहलाएंगे। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगा वो स्टेट, तो वो अपना एक कानून बना सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक बोर्ड तो कुछ अलग कानून होता है, आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी तो कुछ अलग कानून होता है कि आप इस एयरपोर्ट एरिया में आप हाई बिल्डिंग नहीं बना सकते, क्योंकि वहाँ पे एरोप्लेन लैंड करना होता है। रेलवे का अलग वो नियम होता है कि आप ऐसा से ऐसा करना है। तो इस तरह मतलब कुछ भी स्टेट की परिभाषा इसमें दी गई है, और इसमें ये दिया गया है कि कुछ मतलब आप स्टेट ऐसा कोई नियम नहीं बना सकता जिसमें मूल अधिकारों का हनन, नियम नहीं बना सकता, जिसमें फंडामेंटल, हम मूल अधिकारों का सारे हमेशा के भी, ठीक है, आगे चल, जिसमें फंडामेंटल का हनन, ठीक है। ये चीज समझ गए आप, ओके।
ठीक है, ये हुआ आपका परिभाषा, मतलब कौन सा हुआ, फंडामेंटल राइट का आर्टिकल नंबर 12 हुआ। इसमें आप समझ गए कि राज्य की परिभाषा है, और राज्य की परिभाषा में यह है कि स्टेट ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जिसमें दूसरे के अधिकार छीने, लेकिन कुछ दबाव के लिए आपके ऊपर नियम बना सकता है। ठीक है, मतलब किसी भी जैसे मूल अधिकार आप देखिए, जैसे मान लीजिए एयरपोर्ट का एग्जाम्पल लीजिए। ठीक है, अब एयरपोर्ट अथॉरिटी क्या बोलेगी आपको कि आप हाई बिल्डिंग नहीं बना सकते, तो अब ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट पे जाके केस कर देते कि नहीं, हमको तो अधिकार है कहीं भी जमीन लेने का, कहीं भी रहने का, ऊपर नीचे दाएं बाएं जल थल कहीं, तो ऐसा नहीं। तो कुछ दबाव के लिए नियम बना सकते हैं, कुछ दबाव के लिए नियम। ठीक है, कुल मिला के इसमें स्टेट की परिभाषा, स्टेट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक बोर्ड, एयरपोर्ट, रेलवे, कोल लिमिटेड, या फिर आपकी कोई कॉलेज है, इंस्टीट्यूशन है प्राइवेट, तो ये सब चीजें नियम है। जैसे एक स्कूल का हो गया, कोई स्कूल है, ठीक है, उसने अपना नियम बना दिया कि आपको इतने बजे आना है, इतने बजे आना है, प्रेयर करना है, ये प्रेयर करनी है, तो आप ये बोलेंगे नहीं, हमारे संविधान में ये है कि हम करें कि ना करें, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो कुछ दबाव के लिए नियम बना सकते हैं, आर्टिकल नंबर 12। ठीक है, कुल मिला के क्या है, परिभाषा है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 12 आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट आर्टिकल में हम आते हैं, आर्टिकल नंबर 13। ठीक, आर्टिकल नंबर 13 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 13 ये है, कुछ कंडीशन में आपके क्या किया जाएंगे, मूल अधिकारों का अल्पीकरण, मतलब अल्पीकरण इन द सेंस डेरोगेशन, अल्पीकरण मतलब डेरोगेशन। ठीक है, कुछ कंडीशन में आपके अधिकारों को डेरोगेट कर दिया जाएगा। डेरोगेट में अल्पीकरण मतलब कुछ, जैसे आप ठीक है, आपको मूल अधिकार मिले हैं, आर्टिकल नंबर पर आगे जाके हम देखेंगे, आर्टिकल नंबर 19 में क्या है, वाक स्वतंत्रता। ठीक है, कि आप कुछ भी किसी को बोल सकते हैं, कि मतलब जैसे होता है ना, धरना करने की स्वतंत्रता, पोस्टर जलाने की स्वतंत्रता, तो ऐसा नहीं होगा कि आपके ये सब करने से, ठीक है, किसी भी मूल अधिकार को आप फॉलो अगर करते हैं, मतलब कि आप लेना चाहते हैं, उसके संदर्भ में किसी दूसरे का मूल अधिकार छीन रहा हो, इस कंडीशन में, या फिर किसी भावना को ठेस पहुंच रहा है, तो इन कंडीशन में आपके अल्पीकरण कर दिया जाएगा मूल अधिकार को। ठीक है, किस केस में किया जाएगा, असंगत काम, असंगत कार्य। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप किसी को गाली दे रहे हो और बोल रहे हैं कि नहीं, हमको तो राइट टू उसकी वाक स्वतंत्रता, मतलब बोलने की आजादी है, किसी कुछ भी बोल सकते हैं, तो इन कंडीशन में आपके कुछ मूल अधिकारों को अल्पीकरण मतलब कम कर दिया जाएगा, डेरोगेट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ आर्टिकल नंबर 13। ठीक है, जैसे एक ये था, ठीक है, संविधान में ये लिखा है, ये संविधान बना कब बना, 1950 में। ठीक है, लागू, इसके पहले कुछ नियम होते हैं और कुछ नियम नहीं। ठीक है, तो इसमें ये कहा गया कि संविधान बनने से पहले जो नियम, कायदे या फिर मूल अधिकार, संविधान बनने के पहले जो नियम थे, कायदे थे, वो लागू रहेंगे अगर उससे किसी दूसरे व्यक्ति का मूल अधिकार छीन ना रहा। जैसे प्री मतलब पहले, पोस्ट। ठीक है, मतलब ऐसे नियम चलते रहेंगे संविधान लागू होने के बाद भी, जो पहले से बने हैं, मतलब क्या, संविधान बनने के पहले से और बाद में भी चलते रहेंगे अगर उनसे किसी मूल अधिकार का हनन नहीं होगा। जैसे इसमें एक नियम वो था, अभी कुछ दिन पहले मामला आया था, पर्सनल लॉ। पर्सनल लॉ में ये होता है, जैसे बने ये मुस्लिमों के लिए बने हैं अलग, मुस्लिम कम्युनिटी के अलग बने हैं। तो इसमें ये था कि जैसे अभी 3 तलाक का मामला आया, 3 तलाक, तो इसमें लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि 3 तलाक जो कब से आया है, ये पर्सनल लॉ आया था 1937 में। 1937 में है, तो वो लोग ये हटा रहे, जैसे 3 तलाक को हटाया गया। ठीक है, तो 3 तलाक के सब प्रावधानों को नहीं हटाएगा, सब 3 तलाक के कुछ प्रावधानों को ही हटाया गया है।
तो इसके पहले ये था कि 1937 में पर्सनल लॉ आया था, उसमें बहुत सारा प्रावधान है, आप देखेंगे, ठीक है। तो इसमें ये बोला जा रहा है अब कि क्यों, जैसे हम संविधान में ये बोला गया है कि वो बने रहेंगे वो नियम कानून संविधान बनने के बाद भी, लेकिन इससे क्या हो रहा था, किसी के मूल अधिकार छीन रहे थे, मूल अधिकार छीन रहे थे, भावनाओं को ठेस पहुंच रही थी। जैसे महिलाओं को 3 बार तलाक बोल दिया जाता था तो उनको तलाक मिल जाता था, तो उनसे आंतरिक भावनाएं आहत तो हो ही रही है ना। तो इसलिए इसमें कुछ प्रावधान हटा है 3 तलाक का, वो अभी डिस्कस हम नहीं करेंगे, तो उसको हटाया गया। तो ऐसा हट सकता है, ऐसा नहीं है कि पहले जो तब था तो पूरा पूरा कॉपी पेस्ट रहेगा और कोई दिक्कत नहीं, हमेशा चलता रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो कुल मिला के अल्पीकरण में यही है कि आप कुछ भी करें, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम अपने मूल अधिकार के लिए कुछ करें, उसको अल्पीकरण डेरोगेट करने का भी प्रावधान अपने संविधान में बनाया। अपना संविधान बहुत ही सोच समझ के बनाया गया, ठीक है। जैसे आपको वही मान लीजिए आपको बोला गया कि आप कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी, तो किसी घर में थोड़ी ना घुस जाएंगे, किसी घर में चलेंगे बोलेंगे नहीं हम यहाँ भी रह सकते, ऐसा नहीं है। संविधान में ये व्यवस्था की है। तो आर्टिकल नंबर 12 और 13 आपको काफी अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 14, 15, 16, 17 और 18 की, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। तो आर्टिकल नंबर 13 में स्टेट की परिभाषा है। स्टेट ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता जिससे किसी का मूल अधिकार खतरे में है या फिर छीन रहा है। ऐसे आर्टिकल नंबर अब हम 14 की 13 में क्या है, आर्टिकल 13 में है कि डेरोगेशन कर दिया गया है, अल्पीकरण कर दिया गया है। अब देन नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी आर्टिकल नंबर 14, 15, ठीक है। ये बहुत ही, इन सब चीजों को बहुत ही इत्मीनान से हमको समझते चलना है, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 40 में क्या कहता है, कानून के समक्ष समानता, ये नोट कर लिए, ठीक है। 13, 14 हो गया। इसमें क्या है, आर्टिकल नंबर 14 में कानून के समक्ष समानता, इंग्लिश मीडियम वाले अपना ट्रांसलेट कर लेंगे, ठीक है। कानून के समक्ष समानता का क्या अर्थ हुआ, जैसा कि सब एकदम नाम से क्लियर है, कानून के समक्ष समानता, ठीक है। इसमें भी दो, आर्टिकल नंबर 14 में 2 चीजें, ठीक है, जिसको एक ब्रिटिशर्स और एक यूके, ये यूके का प्रिंसिपल है, ठीक है, कानून के समक्ष समानता, ठीक है। और एक इसमें भी कानून के समक्ष संरक्षण, ये सिद्धांत कहाँ का है, यूएसए से। तो इसमें अंतर ये देखिए, ठीक है, क्या है कि यूके वाला जो नियम कानून कहा गया है, तो उसमें ये है कि चाहे जो भी हो, भारत का एक छोटा वर्ग भी हो, एक बच्चा हो, एक प्रेसिडेंट हो, एक पुलिस ऑफिसर हो, एक आईएएस ऑफिसर हो, चिल्ड्रन हो, पुलिस हो, प्रेसिडेंट हो, पीएम है, सब के लिए सेम रूल रहेगा, ठीक है। ये कहा गया कानून के समक्ष समानता में, ठीक, सेम रूल। जबकि ऐसा क्या पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल नहीं है व्यवहारिक जीवन में, ठीक है। तो ये जैसे ब्रिटेन में आप चले जाएंगे सब कोई बराबर है, ठीक है, वहां न्यायपालिका भी ढंग की नहीं है। तो कुल मिला के यूके का जो कॉन्सेप्ट था कि कानून के समक्ष समानता, ये हमने लिया, इसमें सबको बराबर रखा गया है। अब इसका सबसे पहले मतलब सिद्धांत दिया था एक वहाँ के बहुत ही मतलब जानकार थे संविधान के, और क्या माने पॉलिटिकल साइंस के जानकार AB डेसी, ये कभी कभी आ जाता है एग्जामों में कि कानून के समक्ष समानता को पहली बार किसने प्रतिपादन किया, तो AB डेसी, यूके के, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट आता है कानून, आर्टिकल नंबर 14 हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। कानून के समक्ष समानता एक है, कानून के समक्ष संरक्षण एक है, संरक्षण इसमें ध्यान देंगे, ओके। तो यूके वाला कॉन्सेप्ट क्या है, कानून के समक्ष समानता, सब कोई बराबर रहेगा, ओके। अब एक जो यूएसए से हमने लिया है,
यूएसए से कॉन्सेप्ट लिया है, इसमें क्या है, कानून के समझ संरक्षण। अब कानून के समझ संरक्षण इसमें ये है, इसमें कुछ क्लासिफिकेशन है, ठीक है, क्लासिफिकेशन किया गया है। क्लासिफिकेशन मतलब क्लासिफिकेशन किया गया है कि जो जिस हिसाब से रहेगा उसके हिसाब से उसका अधिकार या फिर दंड दिया जाएगा, ठीक है। डिफरेंशिएट, जैसे अब ये जो दूसरा कॉन्सेप्ट यूएसए वाले कहते हैं, इसमें क्या है कि समाज को एक बैलेंस करने की कोशिश की गई। ओके, जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए, ठीक है, कोई बच्चा है, ठीक है, वो काम करता है, उसको एक दिन का 150 रुपये मिलता है, 150 रुपये पर डे। कोई व्यक्ति जो मतलब बड़ा आदमी है उसको 300 रुपये पर डे मिलता है। ऐसा हमने जनरली देखा है। हालांकि ये लेबर मतलब 14 साल से नीचे करवाना गलत है, ठीक है, फिर भी मतलब ऐसा हमने जनरली देखा है समझने के दृष्टि। एक पर डे किसको, चिल्ड्रेन, इसको किमेन या फिर वोमेन, ठीक है। तो क्या अभी ये जो देखिए, ये तो क्लियर बात है कि जो छोटा बच्चा है वो उतना काम नहीं करेगा जितना कि ये बड़ा आदमी करेगा या फिर बड़ी औरत करेगी, ठीक है। तो उसको 300 रुपये पर डे मिलता है, उसको 150 रुपये पर डे मिलता है। तो क्या ये बच्चा जो बोले कि नहीं, हम तो आर्टिकल नंबर 14 पढ़े हैं और उसमें क्या है, कानून के समझ समानता है, ठीक है, तो हमको भी 300 रुपये मिलना चाहिए। अरे भाई ऐसा थोड़ी ना होगा। वो व्यक्ति एक इतना छोटा सा ईंटा लेके जा रहा है, कोई मान लीजिए बिल्डिंग बन रही है, और व्यक्ति 4 ईंटा ले रहा है, तो किसको, उसी को ना ज्यादा मिलेगा। इन कंडीशन में कानून के समझ कुछ चीजों में संरक्षण दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चा बोल नहीं सकता कि मतलब हमको ज्यादा देना चाहिए। क्यों भाई, ऐसे ही मान लीजिए एग्जाम्पल, एक टिकट के लिए बोल दीजिए, ठीक है ना, किसी बच्चे का आधा किराया लगता है, कितना, 1/2 किराया लगता है किसी चिल्ड्रन का, ठीक है, और उसी में एक फुल मतलब अगर सिटीजन है तो उसको फुल फेयर लगता है। तो क्या फुल वाला बोले कि नहीं, आर्टिकल नंबर 14 के तहत ये है कि सबको समान, मतलब हमको भी बच्चे वाला किराया चाहिए, हमको भी 100 रुपये में ही वहां तक जाना है, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो कुछ कंडीशन में कानून के समझ संरक्षण दिया गया है, समानता में भी, ठीक है, और उससे एक बैलेंस को बनाया जाता है, ठीक है। सामाजिक बैलेंस जरूरी होता है, क्योंकि देखिए वहां भी फर्क ही है ना। अब बच्चा जो है तो वो कहाँ ज्यादा सुख सुविधाएं लेगा, ठीक है, उसके पास कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है, उसके पास ना मोबाइल रहेगा, ना चार्जर रहेगा, ना कुछ। वही चीज अगर बड़ा आदमी है तो ट्रेन में जाएगा तो उसके पास मोबाइल रहेगा, सबकी सुख सुविधाएं, इसलिए उसका ज्यादा फेयर है। तो इन सब चीजों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए कुछ क्लासिफिकेशन किया गया है, और इसका मेन उद्देश्य है कि सोशल बैलेंस को बनाना, ठीक है, बैलेंसिंग का काम। तो ये आपको आर्टिकल नंबर 14 आई थिंक क्लियर हो गया, ठीक है। जैसे कुछ कंडीशन ये हो गया कि जैसे अभी आप कोई मान लीजिए केस ही कर देते हैं, तो लड़ाई हो गई, लड़का लड़की की या फिर किसी की लड़ाई हो गई, तो उस केस में मतलब बॉयज गर्ल्स की लड़ाई हो गई, तो उस केस में गर्ल्स की ज्यादा सुनी जाती है, बॉयज की कम। क्यों, वो भी सोशल बैलेंस बनाने के लिए है। तो ये नहीं, उस कंडीशन में आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं हमारे पास कानून के समझ समानता है। तो ये सब कुछ निर्धारित करके ही बनाया गया। अब जैसे ये हो गया, ठीक है, जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति है, ठीक है, अब राष्ट्रपति को मान लीजिए कोई क्राइम कर दिया, ठीक है, क्राइम इन द सेंस से कुछ भी अपराध कर दिया, तो उसको फांसी की सजा मिल गई, ठीक है, मिल तो गई, लेकिन उसके पास क्या है, आर्टिकल नंबर 71 का, इसमें क्या है, वो अपनी फांसी को सजा को माफ कर सकता है। तो इसमें आप फिर सुप्रीम कोर्ट चले जाओ कि नहीं, राष्ट्रपति फिर भी कानून के समझ से समानता, तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि उसके पास पावर भी, ठीक है। तो कानून के समझ संरक्षण, ये चीज यूएसए का कॉन्सेप्ट आया और काफी अच्छा भी। तो इसमें भी संविधान बनाते टाइम लोगों ने, जो भी थे, B.R. अम्बेडकर और राजेंद्र प्रसाद और जो भी लोग थे, उनने ये सोचा कि राष्ट्रपति को कोई सजा ही नहीं मिल सकती। क्यों, क्योंकि वो अपनी सजा माफ कर लेगा, इसलिए पद पे रहते जब तक रहेगा राष्ट्रपति उसको सजा नहीं मिलेगी, ऐसी राज्यपाल को भी नहीं मिलेगी।
मतलब जो गवर्नर को भी नहीं मिले, क्योंकि वो सजा अपना माफ कर लेते हैं, इसलिए 162 के तहत ये माफ कर देगा, इसलिए इनको पद पर रहने तक सजा नहीं दी जाती, बाद में आप दे सकते हैं। तो आई थिंक ये 2 कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए इसमें, कानून के समझ समानता, कानून के समझ संरक्षण। ओके, ये हो गया आर्टिकल नंबर 14। देन 12 बात कर लिए, 13 बात कर लिए, 14 कर लिए। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट बात क्या करेंगे, आर्टिकल नंबर 15। इसमें आर्टिकल नंबर 50 क्या है कि कोई भी सरकार या फिर राज्य सरकार, केंद्र राज्य या कुछ, या फिर कोई भी व्यक्ति पब्लिक किसी से कुछ आधारों पे भेदभाव नहीं कर सकता। ठीक है, वो 5 कितने आधार हैं जिन आधारों पे आप भेदभाव उनसे नहीं कर सकते हैं, ये अधिकार मिला है एक भारत के नागरिक को। तो उसमें से 5 अधिकार है। ठीक है, नंबर 1, 2, 3, 4, 5। सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, एक व्यक्ति हो, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी व्यक्ति से 5 आधारों पे भेदभाव नहीं कर सकता। उन 5 आधार क्या है, आपको सबको पता, धर्म मतलब रिलीजन, जात यानी कास्ट, वंश मतलब हेरिडेटरी, फिर वंश हो गया, एंड का धर्म, जात, वंश, लिंग, सेक्स, एंड 5वां जो है वो है जन्म स्थान के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर। कोई भी व्यक्ति, कोई भी सरकार किसी व्यक्ति से इन 5 आधारों पे क्या नहीं कर सकती, भेदभाव नहीं कर सकती है। अब उन 5 आधार कौन कौन से हैं, धर्म, जाति, वंश, जन्म। अब धर्म को आप समझिए, मतलब धर्म के आधार पे आप भेदभाव नहीं करते। मान लीजिए कोई एक मुस्लिम कम्युनिटी या फिर कोई दूसरा जैन धर्म है, सिख धर्म है, तो उनसे आप भेदभाव नहीं कर सकते कि आप, मान लीजिए आपका मंदिर है तो उसमें आप बोलें कि आप नहीं आ सकते। ठीक है, ऐसा नहीं है। या फिर आप कोई मुस्लिम कम्युनिटी है, हिंदू वाले बोलो कि आप नहीं आ सकते, या फिर आपको चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा, आपको इस स्कूल में दाखिला नहीं दिया जाएगा, आपको ये पढ़ाई नहीं करवाई जाएगी, तो इस आधार पे आप भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है, धर्म के आधार पर, मतलब कहीं भी, कहीं जैसे पहले आप कहानियां पढ़ते थे कि मुस्लिम का है तो उसको यहाँ नहीं घुसने दिया जाता था, हिंदू का है तो उसको मतलब मस्जिद में नहीं जाने दिया जाता, इस पर्टिकुलर एरिया में नहीं जाए, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। ठीक है, ये आपको अधिकार है। अगर आपके साथ ये हुआ तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हैं। दूसरा है जाति के आधार पर। जाति मतलब बहुत ही अच्छे से आप समझ रहे हैं, अपने मूवी शायद आर्टिकल 15 है क्या, ऐसा कोई मूवी है शायद, ऐसा कुछ है, आर्टिकल 15 मूवी है शायद, तो वो मूवी है इससे ही रिलेटेड है। तो उसमें जाति के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, किससे, सरकार के भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है, अब जाति के आधार पर आप भेदभाव नहीं कि कौन मतलब अनुसूचित जाति का, कौन अनुसूचित जनजाति का है, ST जैसे अभी भी मतलब गांव में काफी ये चलता है जाति का, कि आप छोटी कास्ट के हो, आप नीची कास्ट के हो तो आपको लेबर ही करना पड़ेगा, आप सबके साथ बैठ भी नहीं सकते, आप नीचे ही बैठोगे, ऐसा अभी तक भी चलता है गांव में। उसका मेन रीजन ये है कि मतलब एजुकेशन जितना अच्छा सिस्टम होगा तो ये होगा। जैसे कुछ, जैसे अभी आप मतलब चले जाइए इवन साउथ इंडियन में चले जाए तो वहाँ भी कास्ट का इतना लफड़ा नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ का एजुकेशन सिस्टम थोड़ा ठीक हो गया है। अब तो ये कुल मिला के जाति के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते।
नंबर चौथा है वंश के आधार पर। वंश मतलब हेरिडेटरी के आधार पर आप नहीं कर सकते हैं किसी से वो कि आप किस वंश के, जैसे मध्य प्रदेश में, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए कि एमपी में एक विशेष वर्ग है, आप जानते होंगे एमपी में एक महाराजा वर्ग है जिन्होंने 1857 में भारत की जो मतलब वो हुई थी, क्रांति स्टार्ट हुई थी, उसमें भारत के लोगों का साथ न देके अंग्रेजों का साथ दिया था। ठीक है, तो मतलब कुल मिला गद्दार कहाए थे। तो जरूरी नहीं है कि अब वो उस टाइम गद्दार थे तो अभी भी गद्दार उनका वंश होगा। तो आप समझ सकते हैं, तो वंश के आधार पे आप इसमें डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, मतलब भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एमपी में हो गया और बहुत सारे स्टेट में है लोग बाग, तो आप समझ गए होंगे कौन सा वंश है। तो कुल मिला के आप वंश के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, पुराने रिकॉर्ड के आधार पर। लिंग के आधार से इसमें भी आप नहीं कर सकते। कोई महिला है तो उसके इस आधार पे आप वो नहीं करेंगे। किसी मान लीजिए नौकरी हो गई, कोई भी मतलब जैसे स्कूल खोले जाते हैं तो उसमें बोले कि हाँ लड़कियों को एंट्री नहीं है, तो ऐसा नहीं होता है। तो इस आधार पे भी आप भेदभाव नहीं कर सकते, ना कोई टीम कर सकती है, ना कोई राज्य। जैसे कोई व्यक्ति विशेष है, ठीक है, एक जगह कोई मान लीजिए सेमिनार हो रहा है, ठीक है, इसमें आप पुरुषों को बुलाए, कोई महिला आ गई तो उसको मना कर दी, मारपीट की, तो ये आप नहीं कर सकते आर्टिकल 14-15 के अंतर्गत। ठीक है, तो काफी बड़ा आर्टिकल, इसको डिटेल में भी आप पढ़ सकते हैं किताबों में। ये तो केवल समझाना। जन्म के स्थान के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर आप भी वहाँ पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति मान लीजिए एमपी का है, ठीक है, मैं अपने स्टेट का एग्जांपल दे रहा हूँ, एमपी का है, वो कहीं भी गया, जेएनके गया, मुंबई गया, तो उसको ये बोला गया एमपी से है, इनको तो कुछ आता ही नहीं। मान लीजिए बिहार का एक टाइम मुद्दा चला था ना, बिहार यूपी वालों को महाराष्ट्र में बैन कर रहे थे लोग, वहाँ की सरकार मतलब बोल रही थी कि भाग जाओ सब। तो आप जन्म स्थान के आधार पर आप वो नहीं कर सकते, उनपे भेदभाव नहीं कर सकते। तो ये कुल मिला के आर्टिकल नंबर 5 हुआ। ओके, अब शायद ये चीजें समझ में आ सकती हैं। अब लेकिन कुछ बात यह है कि इस आधार पे आप नहीं कर सकते हैं डिस्क्रिमिनेट या फिर भेदभाव, लेकिन कुछ डिस्क्रिमिनेशन अलाउ होता है। कुछ डिस्क्रिमिनेशन अलाउ होता है, वो होती है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। मतलब पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन अलाउ। अब पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन अलाउ, इसका सेंस क्या है? इसका मतलब ये है, जैसे मान लीजिए बड़ी हैवी ड्यूटी कंपनी होगी, ठीक है, हैवी ड्यूटी कंपनी, तो वहाँ अब ऐसा बोल दिया जाता है कि महिलाओं को हम भारी उद्योग में काम नहीं लगाएंगे, तो वहाँ पे आप नहीं पहुँच सकते हैं वहाँ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। क्यों? क्योंकि लड़कियों को जो मतलब बायोलॉजिकल या फिर फिजिकल थोड़ा कमजोर होता है कंपेयर में मतलब पुरुष में, तो आप वहाँ पे आपको ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। ठीक है, जैसे आर्मी हो गया, ठीक है, अब आर्मी में सब जैसे हर जगह जैसे बॉर्डर में लड़ना है, तो क्या वहाँ पे लड़कियां नहीं रहती हैं? क्योंकि उनका मतलब फिजिकली इतना वो नहीं स्ट्रांग है कि वो सब कुछ फेस कर सके। तो वहाँ भी मतलब ऐसा नहीं है कि लोग लड़की लोग भी ये करने लगे कि हाँ हमको वहाँ भी रखते हैं, हालांकि उनको रखा जाता है पर कुछ उनका फिक्स दायरा होता है। तो ये पॉजिटिव डिस्प्ले कि अगर जहाँ पे देश की मतलब वो हो रहा है, देश को खतरा है, या फिर कंपनी में आप हैवी लोड में लगा दोगे तो कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, कोई बड़ा चीज उठाना हो तो उसे उठेगा। तो इन सब चीजों में आप सुप्रीम कोर्ट पे नहीं जा सकते, यहाँ पे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन बोला जाता है, तो ऐसा कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया कुल मिला के आर्टिकल नंबर 15। तो आपको समझ में आएगा आर्टिकल नंबर 15। ठीक, अब हम आते हैं नेक्स्ट जो आता है अपना आर्टिकल नंबर 16। 12 में हमने डिस्कस किया राज्य की परिभाषा, 13 में हमने बात किया कि 12 में हमने राज्य की परिभाषा बात की, 13 में हमने बात किया क्या डेरोगेशन, मतलब कुछ स्थिति में आपके मूल अधिकार को कम कर दे जाएंगे। 14 में भी हमने बात किया कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष संरक्षण। आर्टिकल 15
15 भी हमने बात कर लिया है। अब आर्टिकल नंबर हम आते हैं 16 में। अब आर्टिकल नंबर 16 क्या कहता है? जैसे देखिए आर्टिकल नंबर 15 में ये चीज है, कहाँ पे आर्टिकल 15, इसमें क्या था, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हम कर सकते। जैसे एक हम आपको केस याद दिलाते हैं, जैसे लिंग के आधार पर भेदभाव हुआ था, ठीक है। मतलब क्या हुआ था, एक मूलाकर्म कानून था, ठीक है। मूलाकर्म कानून याद रखिए, हम आर्टिकल नंबर 15 ये भी पढ़ना, ठीक है। ये कहाँ का है? केरल। अब मूलाकर्म कानून जो कि केरल में बना था, तो मूलाकर्म कानून क्या था? इसमें क्या था कि जो महिलाएं थी, महिलाओं पे ब्रेस्ट टैक्स लगता था। अब सोचिए, भारत इतना बढ़िया देश है, भारत में इतनी अच्छी संस्कृति है, भारत में इतनी अच्छा कल्चर है, लेकिन केरल में आज़ादी के बाद भी ये कंडीशन, ठीक है, कि महिलाओं पे ब्रेस्ट टैक्स लगता था। अब ब्रेस्ट टैक्स कैसे लगता था कि वहाँ देखो, पहली बात तो ये थी कि महिलाओं को वहाँ पे कपड़े नहीं, मतलब जो स्तन होता है ना, मतलब ब्रेस्ट में कपड़ा नहीं पहनना है, ठीक है। इतनी तो शर्म की बात थी, ठीक है। उसके बाद भी उसमें टैक्स लगाए जाते हैं कि द लेडी हु हैव बिगेस्ट साइज ऑफ ब्रेस्ट हु विल पे मोर टैक्स। समझ में आया? मतलब जिनका जितना बड़ा ब्रेस्ट होगा, जिस साइज का होगा, जिस आकार का होगा, उसके हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। अगर बड़ा ब्रेस्ट है, साइज में बड़ा है, जिसका कम है तो उनको कम टैक्स, जिसका बड़ा, तो ये कितनी शर्म की बात थी। ये मूलाकर्म कानून केरल में महिलाओं से संबंधित है। तो ये अपने भारत की स्थिति, तो ये आर्टिकल नंबर 15 में ये अभी क्या देखे, लिंग के आधार पर ही तो वो भेदभाव हुआ ना, लिंग के आधार पर भी हुआ। और एक कोई छोटी जात के लोग रहते थे, ठीक है, मतलब लो कम्युनिटी के लोग रहते थे, तो ये कानून था मूलाकर्म कानून केरल का। ये काफी विवादित भी है और काफी शर्मसार भी भारत को करता है, ठीक है। तो कुल मिला के ये कानून था, ये आर्टिकल नंबर 15 में। तो ऐसा आप नहीं कर सकते कुल मिला के, ठीक है। फिर बाद में कोई एक महिला आगे आती है, लास्ट में ये सब इसको फिर मतलब कुल मिला के खत्म कर दिया जाता है। अभी तो नहीं, पर ये कानून था आजादी के बाद में। तो कुल मिला के ये था आर्टिकल नंबर 15। तो ये आप नहीं कर सकते भेदभाव, मूल अधिकार में दिया गया है। अब आर्टिकल नंबर 16 में क्या है? आर्टिकल नंबर 16 हमको ये बताता है कि जैसे सरकारी नौकरी हो गई, ठीक है। सरकारी नौकरी में आपने देखा होगा जनरली ऊंची कास्ट के लोग होते थे। क्यों? उसका रीजन तो यही होता कि उनके पास काफी सारी संसाधन उपलब्ध होता था, काफी चीजें अवेलेबल रहती थी, जिससे वो पढ़ने लिखने में आगे हो पाते थे, स्कूल जा पाते थे। पहले तो लो कास्ट को स्कूल में बैठने भी नहीं दिया जाता था, तो वो लोग मतलब आगे बढ़ते थे, और जो जितना पिछड़ा रहता वो पीछे ही रह जाता था। तो इस तरह से आज भारत के संविधान में ये डाला गया है कि किसी को असमान न किया जाए, इसलिए लोक नियोजन में समानता, लोक मतलब सरकारी नौकरी हो गई, उनमें समानता हो गई, किसको? सभी को। तो उसके लिए क्या किया गया है? आरक्षण दिया जाता है। आपको सबको मालूम ही है क्या दिया जाता है? आरक्षण। आरक्षण का उद्देश्य यही है केवल कि जो लोग आगे बढ़े हैं वो तो आगे बढ़े, ठीक है, ठीक है। मान लीजिए एक हायर कम्युनिटी है, एक लोअर कम्युनिटी है, तो जो लोग हैं तो वो तो बढ़ ही रहे हैं, उनको अवसर मिल ही रहा है। लेकिन जो लोग नीचे हैं तो उनको आरक्षण देकर थोड़ा पुश कर दिया जाता है कि आप भी वहाँ कंडीशन तक पहुंचे। कुल मिला के अपना उद्देश्य यही है, कुल मिला के ये करना, मतलब बराबरी करवाना, ठीक है। तो ये ठीक भी है, अच्छा ऐसा नहीं है। तो जिन लोगों को लगता है कि गलत है वो भी सही है, जिन लोगों को लगता है सही है वो भी सही है। लेकिन संविधान को जो डिजाइन किया वो सब कुछ सोच समझ के डिजाइन किया गया है। तो कुल मिला के लोक नियोजन में समानता दिया जाता है, आरक्षण दिया जाता है। किस आधार पर दिया जाता है? जैसे जाति हो गई, ठीक है, चलता है
SC/ST, माइनॉरिटी, तो इन कंडीशन में मतलब आरक्षण दिया जाता है। तो लोक नियोजन में समानता लाने के लिए इनको दिया जाता है। तो उस केस में आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, उनका एक अधिकारी है। और से लिंग के आधार पर भी आरक्षण या फिर लोक नियोजन में समानता का समान करने के लिए किया जाता है। जैसे महिलाओं को मतलब गर्ल्स कैंडिडेट को ज्यादा छूट, बॉयज को कम। तो ऐसा आप ये नहीं कह सकते कि नहीं हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, सबको समान रखना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो लोक नियोजन में समानता, इसकी व्यवस्था 16वें आर्टिकल में की गई है। जात के आधार पर आरक्षण दिया जाता है, लिंग के आधार पर कुछ छूट जाते हैं, स्थान के आधार पर भी दिया जाता है। जैसे कुछ इंडिया में ऐसे स्थान है, जैसे आप मान लीजिए ईस्ट वाले, उसमें ईस्ट स्टेट के हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, इधर के हो, तो उनको जैसे मान लीजिए आर्मी में ही जाना है, ठीक है ना, तो उनको कम हाइट कर दिया जाता है क्योंकि उनका फिजिकल कंडीशन ऐसा ही है। तो वहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि नहीं हमारे मौलिक अधिकार का समानता का वो है, तो उन कंडीशन में उनको छूट मिल सकता है। तो ठीक है, तो लोक नियोजन में समानता का अवसर, ठीक है, समानता का अवसर वो आरक्षण के माध्यम से है। ठीक, जैसे कुछ कंडीशन में छत्तीसगढ़ हो गया, बस्तर हो गया, ये सब पिछड़ा थोड़ा इलाका है, तो इनमें ये सब छूट दिया जाता है। तो कुल मिला के आर्टिकल नंबर 16 आप समझ गए होंगे, लोक नियोजन में समानता का अवसर। सरकारी नौकरी आप समझ लीजिए, कुल मिला के ये है कि उनको भी वहां पर उस स्टेज तक लाना है, नहीं तो वो क्या मजदूरी करते रह जाएंगे, तो कोई अधिकारी थोड़ी ना बन पाएगा। तो इसलिए लोक नियोजन में समानता का अवसर, ये हुआ आर्टिकल नंबर 16। अब आर्टिकल नंबर 16 आप बढ़िया समझ गए होंगे। फिर आर्टिकल नंबर 16 के बाद हम आते हैं आर्टिकल नंबर 17। इसकी चर्चा खूब होती है, ये परीक्षाओं में भी काफी धूमधाम से आता है, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत। मतलब अनटचेबिलिटी का अंत करना, ठीक है। अस्पृश्यता का अंत, ये अब बहुत एकदम नाम से समझ में आ रहा होगा कि अस्पृश्यता का अंत क्या होता है। अस्पृश्यता का अंत इसलिए किया जाना जरूरी है क्योंकि उससे बहुत सारी सामाजिक कुरीतियां जन्म लेती हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, दंगे होते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें अभी भी जैसे आप गांव में गए होंगे, ठीक है, तो गांव में अभी भी अछूत माना जाता है कुछ जातियों को, ठीक है। उसके बाद लोग अपने कपड़े बदलते हैं, नहाते हैं, वो आते हैं तो 2 गज इतना दूर ही बैठाया जाता है। तो ये सब चीजों को दूर करना है, इसलिए ये मौलिक अधिकार में अगर आप किसी को नहीं छू रहे हैं ना, अगर वो जाके कोर्ट में केस कर देंगे तो आपको फाइन भी लग सकती है, आपको जेल भी जाना हो सकता है। खैर हालांकि जाते नहीं है लोग, क्योंकि वहाँ भी वो लोग भी उसमें ढले होते हैं। तो अस्पृश्यता का अंत करना ये एक मौलिक अधिकार है। लोग अगर आपको दौड़ के छूना चाहे ना, छू सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अस्पृश्यता का अंत ये अभी ग्रामीण में स्तर में ज्यादा है, शहरी में कम है। इसका रीजन ये है कि अभी ग्रामीण क्षेत्रों में इतना मतलब एजुकेशन का लेवल नहीं बढ़ा है कि वो इस सब चीजों से बाहर आ पाए, ठीक है। शहर में तो किसी के पास टाइम ही नहीं, किससे क्या पूछे, तुम कौन से जाति के हो, तुम कौन से जाति के हो, उनसे तो ये मतलब है कि तुम हो, बस, उनके पास कोई टाइम नहीं। तो शहरों में भी धीरे धीरे ये सब कम हो रहा है, ठीक है। इसके लिए एक कानून भी आया था 1955 में, अस्पृश्यता निवारण, ठीक है, अस्पृश्यता निवारण कानून, जो कि 1989 में प्रभावी रूप से लागू हुआ, जिससे आप मतलब उसमें हरिजन एक्ट जिसको बोलते हैं, तो वही सब है, उनको समाज में बराबरी के लाने के लिए कि उनको हीन भाव न पैदा हो, इसलिए ये कानून बनाए गए हैं, ठीक है। तो कुल मिला के अस्पृश्यता का अंत करना ये एक मूल अधिकार है, उनका मूल अधिकार है। तो कुल मिला के आर्टिकल नंबर 17। अब एक लास्ट जो है अभी आज के लिए वो है आर्टिकल नंबर 18। इसमें क्या आर्टिकल नंबर 18 में है
उपाधियों का अंत। क्या? उपाधियों का अंत। अब देखिए, जैसे पहले ये होता था, किसी को क्या बोल दिया सुल्तान, किसी को क्या बोल दिया जाता था राय बहादुर, किसी को बोल दिया जाता था लॉर्ड, किसी को बोल दिया जाता था किंग, किसी को बोल दिया जाता था कुछ भी बोल दिया जाता राजा, किसी को बोल दिया जाता नाइटहुड। इन सभी उपाधियों का अंत कर दिया गया। ठीक है, आप अपने से कोई भी उपाधि नहीं लगा सकते, मतलब कोई भी व्यक्ति अपने से अपने नाम के आगे उपाधि बिल्कुल भी नहीं लगा सकता। ये उपाधियों का अंत है। ये मूल अधिकार आर्टिकल नंबर 14 से लेके 18 तक वर्णन है, मतलब ठीक है। इसमें मतलब सबको ऐसे, इसमें क्या होता था, कोई अपने आप को राजा बोले, कोई अपना लोअर कास्ट का है, फिर नीचे है तो इसको कुछ नहीं, तो इससे थोड़ा डिसबैलेंस होता है समाज में, इसलिए उपाधियों का अंत कर दिया गया। ये लिखा गया आर्टिकल नंबर 18 में। तो अब ये कोई जो उपाधि है ना, इनको आप धारण नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे हाँ, ये जैसे मान लीजिए आपको कुछ मिल गया, मान लीजिए आपको भारत रत्न ही मिल गया, आपको मान लीजिए विक्रम पुरस्कार लिया, तो उसको आप अपने नाम के पहले भी नहीं लगा सकते। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई हो गया भारत रत्न, तो भारत रत्न XYZ नाम नहीं लिख सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ये उपाधियों का अंत किया गया। हाँ, कुछ कंडीशन में आपको जरूरत है कि आप उपाधि लगा सकते हैं। ठीक है, वो उपाधि किस कंडीशन में? एजुकेशनल रैंक के आधार पर। ठीक है, नहीं आर्मी, एजुकेशनल, आर्मी में एजुकेशनल, सॉरी, किन कंडीशन में आप उपाधि लगा सकते हैं? केवल आप लगा सकते हैं आर्मी और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के आधार पर। ठीक है, जैसे कर्नल, जर्नल, जो भी ब्रिगेडियर, तो वो लोग लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको छूट है, ये इसमें आर्टिकल नंबर 18 नहीं लगेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जैसे लोग बोलते हैं इंजीनियर, डॉक्टर, एडवोकेट, ठीक है, तो ये लोग ये सब लगा सकते हैं। और कुछ और डॉक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर, ये लोग सब लगा सकते हैं। इसका ये रीजन है कि देखिए, ये पर्सनल, मतलब इसमें क्या, जैसे मान लीजिए आपने लॉर्ड लगा दिया, तो एक पर्सनल व्यक्ति के लिए हो जाता था ये लॉर्ड सब। लेकिन अगर यही चीज अगर इसमें लगा, मान लीजिए इंजीनियर लगा दिया, डॉक्टर लगा दिया, एडवोकेट लगा दिया, ठीक है, तो इसमें एक वो चीज प्रदर्शित करता था कि आप एजुकेशन सिस्टम, मतलब इंजीनियर जो पर्टिकुलर इंजीनियर पदवी है उसको वो करता था। उससे क्या समाज में ये बढ़ता था कि हमको भी इंजीनियर बनना है, हमको भी डॉक्टर बनना है। अब ये थोड़ी ना कोई हमको भी लॉर्ड बनना है, हमको भी किंग बनना है। इसमें तो तुम पढ़े लिखे कुछ भी नहीं हो, फिर भी किंग, फिर भी लॉर्ड। इसमें तो पढ़ाना पड़ता है, अपना ज्ञान बढ़ाना पड़ता है, तो इसलिए इनको उपाधियों को रख सकते हैं। ठीक, तो ये कुल मिला के वो आर्टिकल नंबर 18। आज हम कितना बात किया? आर्टिकल नंबर 12 से लेके 18, जो कि फंडामेंटल राइट है। ठीक है, क्या है ये? फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स। अब एक बार हम फिर से क्विक रिवीजन कर लेंगे। देखें, अपने पास ये लिखा हुआ है 12, 13, 14, 15, 16, 17। अब इनके हम सामने लिखते जाएंगे। ठीक है, 12 में क्या है? परिभाषा। ठीक है, 13 में क्या है? अल्पीकरण। ठीक है, 2, ये 2 हो गया। अब 14 में क्या है? आर्टिकल नंबर 14, कानून के समक्ष समानता। आर्टिकल नंबर 15, जितना आपको याद आ रहा है उसको बताइए। आर्टिकल नंबर 15, 16, 17। जिस 17 आपको याद है, अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, 16 में क्या है? लोक नियोजन में समानता। आर्टिकल नंबर 18 में क्या है? उपाधियों का अंत।
ठीक। अब आर्टिकल नंबर 15 में क्या है, तो आर्टिकल नंबर 15 में क्या है कि कुछ कंडीशन में भेदभाव ना करना, मतलब कुछ स्थितियों में सरकार या लोगों द्वारा 5 स्थितियों में भेदभाव नहीं। धर्म, जाति, लिंग, वंश या फिर जन्म स्थान के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। तो कुल मिला के आर्टिकल नंबर 12 से 18 तक आज हमने डिस्कस किया। आपने एक चीज इसमें नोटिस किया होगा कि आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 तक सब में आ रहा है क्या, राइट टू इक्वलिटी की बात कर रहा है। तो आर्टिकल नंबर 14 से लेके 18 तक में पहला मूल अधिकार हमारा समाप्त होता है, जिसको बोलते हैं समानता का अधिकार। ठीक। तो कुल मिला के आर्टिकल नंबर 14, 15, 16, 17, 18 किसकी बात करता है, राइट टू इक्वलिटी की। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे 19 से लेके 22 तक, जिसमें हम क्या बात करेंगे वो हम आगे देखेंगे। उसमें है ये स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब राइट टू फ्रीडम। आशा करते हैं आज का ये सारा टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप वीडियो देख के शॉर्ट नोट तैयार कर सकते हैं। तो समानता का अधिकार हो गया आज। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे आर्टिकल 19 से 22 तक। धन्यवाद।